दूल्हा बना रजत वरमाला हाथ में लेकर स्टेज पर सबके सामने अकड़ते हुए बोला, मैं कोई मामूली दूल्हा नहीं हूँ। दुल्हन को मेरे सामने झुकना होगा, तभी मैं वरमाला पहनाऊंगा, वरना ये शादी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। रजत की बात सुन पूरे मंडप में सन्नाटा। सबकी निगाहें दुल्हन बनी नीलम पर जा टिकी। नीलम भी चुपचाप वरमाला जमीन पर रख सीधा स्टेज से नीचे उतर आई और अंदर अपने कमरे में चली गई। ये देख पूरे मंडप में, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कहानी एक छोटे से शहर में पली बढ़ी तेज और समझदार नीलम की है। नीलम का परिवार अच्छे संस्कार वाला था। नीलम अपने पापा जसवंत जी, माँ उर्मिला और छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। जसवंत जी की बड़ी बहन थी चंद्रलेखा जी, जो काफ़ी पुराने ख्यालों वाली महिला थीं। उनकी सोच समय से 25 साल पीछे की थी। माँ बाप के मरने के बाद चंद्रलेखा जी ने ही जसवंत जी को बड़ी बहन, माँ, बाप सबका प्यार दिया था। इसलिए जसवंत जी भी उन्हें बड़ी बहन ना मानकर माँ के ही समान इज्जत देते थे। उर्मिला जी भी काफ़ी मान जान करती थी चंद्रलेखा जी की। घर का कोई भी काम बिना उनको बताए नहीं होता था। चंद्रलेखा जी नीलम की शादी अपनी जेठानी के भतीजे रजत से करवा रही थी। रजत के माँ की सोच चंद्रलेखा जी की सोच बिल्कुल मिलती जुलती थी, इसीलिए दोनों में बहुत बनती थी। बस इसीलिए चंद्रलेखा जी रजत की शादी नीलम से करवाने के लिए तैयार भी हो गई थी। उन्होंने साफ साफ जसवंत जी को बोल दिया था कि जसवंत देख, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी भी करता है, दहेज की मांग उनकी बहुत है, लेकिन मेरे चलते, मेरे व्यवहार के चलते वो बिना दहेज की शादी करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए शादी हाथ से जानी नहीं चाहिए। घर परिवार सब कुछ मेरा देखा सुना है, सब बहुत अच्छे हैं। जसवंत जी को भी अपनी बहन के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और अगले ही दिन रजत का पूरा परिवार नीलम को देखने आ गया। रजत दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा अकड़ू भी था। रजत के साथ उसकी मम्मी, पापा, बुआ और 2 मामी भी आई थी। अच्छा खासा 10-12 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी नीलम को देखने के लिए। चाय पानी नाश्ते के बाद नीलम को सबके सामने लाया गया। नीलम चुपचाप बेचारी नज़रें नीचे किए बैठी रही और सबकी नज़रें नीलम को ऐसे घूर रही थी जैसे वो इंसान ना होकर कोई 100 पीस हो। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बात होने के बाद रजत की माँ ने नीलम से पूछा, नीलम, तुम्हें सिलाई कढ़ाई खाना बनाना तो आता है ना? नीलम ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। तभी बुआ सास ने बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा उठना सोना टाइम पर होता है ना, या मॉडर्न टाइप हो, देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना? बुआ सास की बात सुन नीलम बस मुस्कुरा देती है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अब बारी थी मामी सास की। उन्होंने कहा, नीलम, तुम हमारी जीजी का घर संभाल लोगी ना? उनकी सोच पर खरी तो नहीं उतरोगी ना? भाई देख लो, सोच समझ कर फैसला करना। हम आज के ज़माने में और आज के मॉडर्न लोगों में विश्वास नहीं करते, इसलिए जो बात है उसे साफ साफ कह देते हैं। भाई हमारी जीजी थोड़ा टाइट है, उनका घर उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, कोई भी नया बदलाव उन्हें पसंद नहीं है। कि तभी चंद्रलेखा जी मुस्कुराते हुए, दांत निकालते हुए बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं, मेरी भतीजी है, सब पढ़ा लिखा दिया है, रत्ती भर भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी भाभी टाइट हैं तो हम कम हैं क्या? चूं तक ना करेगी नीलम, गारंटी है मेरी। चंद्रलेखा जी की बात सुन एक बार फिर से रजत की माँ ने कहा, अरे चंद्रलेखा बहन, लड़की गूंगी तो नहीं है ना? बेटा जरा कोई भजन सुनाना तो।
देखे तुम्हारी आवाज़ कैसी है। नीलम ने अपने पापा जसवंत जी की ओर देखा तो उन्होंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। नीलम ने एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाया। सबने तालियां बजाई। फिर रजत की बुआ ने कहा, वो तो ठीक है, हमें तो तसल्ली हो गई। वैसे भी चंद्रलेखा जी की भतीजी है, काट नहीं सकते। हाँ, रजत को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकता है। रजत भी बुआ की बात सुन बोल पड़ा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बुआ, बिल्कुल। भाई मुझे तो पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है, तो मुझे भी तो संतुष्टि चाहिए ना। आप लोग बस एक बार लड़की को थोड़ा चलवा दीजिए। देखने में चाल ढाल भी समझ में आनी चाहिए ना। चलने के तरीके से और लचक से ही संस्कारों का पता चलता है। रजत की बात सुन नीलम हैरान। पहली बार उसने रजत की ओर देखा पर कुछ बोल नहीं पाई। 10-12 लोग लड़के वाले और उतने ही लड़की वाले 25-30 लोगों के बीच में जैसे नीलम कठपुतली बनकर बैठी थी। सबकी बातें सुनकर, सबके सवाल सुनकर और सबसे बड़ी बात रजत की सोच के बारे में जानकर नीलम अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। फिलहाल अभी माँ बाप की इज्जत की खातिर जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बैठी रही। तब एक बार फिर से रजत की बुआ ने कहा, चंद्रलेखा जी, अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आप लोगों में से किसी को भी कुछ बात करनी है तो आप अभी खुलकर कर सकते हैं। भाई हम तो अपनी ओर से पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं। जिसको जो पूछना था पूछ लिया, अब आप लोगों की बारी है। तो चंद्रलेखा जी ने तुरंत ही कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, हम कोई अनजान थोड़े ही हैं। रजत को तो मैं कितने सालों से जानती हूँ, हमें कुछ नहीं पूछना। तभी नीलम ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे पूछना है रजत जी से। नीलम की बात सुन सब हैरान हो गए। चंद्रलेखा जी ने कहा, नीलम, तुम लड़की हो, लड़कियों को पूछने का हक नहीं होता है, कैसी बातें कर रही हो। नीलम कुछ बोले उससे पहले ही रजत बोल पड़ा, सही कहा आपने बुआ जी, ये पूछने का काम तो लड़के वाले करते हैं, लड़कियां कब से पूछने लगी, और वो भी सबके बीच में बोलने लगी। लड़कियों से तो जितना पूछा जाता है उतना ही बोलने का हक है। इस तरह की जबान मुझे पसंद नहीं है, समझा दीजिएगा आप। तभी रजत की माँ ने कहा, 1 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। बताओ नीलम, क्या पूछना है तुम्हें रजत से। तो नीलम ने कहा, मुझे इनकी सैलरी के बारे में जानना है, इनकी सैलरी कितनी है। इतना सुनते ही रजत भड़क गया। वो जैसे कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसकी मामी ने उसे रोकते हुए कहा, गजब लड़की है भाई, बात करनी है तो कुछ अपनी बातें करो, पर्सनल बातें करो। लड़के की सैलरी कौन पूछता है, और क्यों वो तुम्हें अपनी सैलरी बताएगा। सरकारी नौकरी कम है जो सैलरी भी जानना चाहती हो। तो नीलम ने कहा, मामी जी माफ़ करिएगा, लेकिन इनके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो इनके बारे में जानने का हक भी तो होना चाहिए ना मुझे, जैसे इन्हें हक था मेरे बारे में जानने का। नीलम की बात सुन सब चुप हो गए, लेकिन रजत ने कहा, चंद्रलेखा बुआ, अपने भतीजी को समझा दीजिएगा हमारे यहाँ के रीति रिवाज क्या हैं। औरतों को ज़्यादा मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। आपकी वजह से हम इस शादी के लिए तैयार हुए हैं, नहीं तो लड़कियों की कमी नहीं है। एक से एक लड़कियों की लाइन लगी है मेरे लिए, बड़े ही ताव से बोला रजत ने। तो चंद्रलेखा बुआ ने नीलम को चुप करा दिया। खैर, सारे सवालों से गुजरने के बाद आखिरकार नीलम की शादी रजत से तय हो गई। नीलम ने बहुत हाथ पैर मारे कि ये शादी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चंद्रलेखा बुआ ने अपने आगे उसकी एक नहीं चलने दी। यहाँ तक कि जसवंत जी और उर्मिला जी को भी रजत की हरकतें पसंद नहीं आईं, लेकिन चंद्रलेखा बुआ ने साफ साफ कह दिया था कि लड़का अच्छा है,
बस खानदानी लोग हैं, हर बात में औरतों का बोलना उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए मर्दों वाली शान है उसके अंदर। शादी के बाद सब सही हो जाएगा। चंद्रलेखा बुआ के आगे किसी की नहीं चली और 2 महीने बाद रजत बारात लेकर नीलम के दरवाजे पर आ गया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक ही जयमाल के समय जब रजत को दुल्हन के गले में वरमाला डालने के लिए बोला गया तो उसने अकड़ते हुए कहा, मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूं जो ऐसे ही वरमाला डाल दूंगा। पहले लड़की को मेरे सामने थोड़ा झुकना होगा, तभी मैं माला पहनाऊंगा, वरना वैसे भी ये शादी मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। रजत की बात सुन पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें नीलम पर जा टिकी। नीलम भी हैरानी से रजत को देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे मोड़ पर रजत ऐसी गिरी हुई बातें करेगा और उसके साथ उसका पूरा परिवार उसे सपोर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि चंद्रलेखा बुआ भी बार बार नीचे से नीलम को झुकने के लिए आवाज़ दे रही थी। लेकिन नीलम ने जब अपने मम्मी पापा के चेहरे की ओर देखा तो दोनों के चेहरों पर दर्द साफ साफ दिखाई देने लगा। साथ ही साथ समाज में बेइज्जती और बदनामी का डर भी दिखाई दे रहा था। नीलम के मम्मी पापा को छोड़कर बाकी सब बार बार नीलम को झुकने के लिए कह रहे थे। नीलम भी लगातार बस अपने मम्मी पापा को ही देखे जा रही थी कि अचानक ही जसवंत जी की आंखों के आंसू उनके गालों पर गिरे, जिसे देख खून के आंसू रो पड़ी। अपने पापा की ऐसी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने एक नज़र रजत पर डाली, जिसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसके दिल में न दया थी न किसी की इज्जत की परवाह थी। अगर कुछ था तो वो खुद अपने झूठे मर्द होने की शान थी। नीलम हाथ में माला लिए रजत के सामने आई, पर रजत को लगा कि नीलम उसे माला पहनाएगी। वो मुस्कुराते हुए और भी तनकर खड़ा हो गया तो नीलम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो तुमने अपनी सारी औकात आज मुझे दिखा दी, नहीं तो अगर ये शादी हो जाती तो आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही कहा तुमने, तुम कोई मामूली दूल्हे नहीं हो, तुम बेहद नीचे गिरे हुए घमंडी और घटिया इंसान हो, जिसे अपनी होने वाली पत्नी की इज्जत की परवाह ना हो, जिसे वो भरे समाज में बेइज्जत करने पर तुला है। ऐसे इंसान से मैं खुद शादी नहीं करना चाहूँगी, और वैसे भी मैं तो मजबूरी में तुमसे शादी कर रही थी, अपने माँ बाप के चलते, नहीं तो तुम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थे। थूकती हूँ मैं तुम्हारे घमंड पर, तुम्हारे पैसों पर और तुम्हारी नौकरी पर। शुक्र मनाओ कि मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से बेइज्जत होकर जाने के लिए कह रही, नहीं तो खींच कर एक तमाचा यहीं स्टेज पर मारती पूरे समाज के सामने, तब तुम्हारी सारी मर्दांगी निकल जाती। कहते हुए नीलम माला को वहीं तोड़कर फेंक देती है और चुपचाप स्टेज के नीचे उतर आई। ये सब देख पूरा मंडप, पूरा हॉल सन्न रह गया। चंद्रलेखा जी भागते हुए नीलम के पास आई। ये क्या कर रही है नीलम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऐसे शादी तोड़ दोगी? क्या कहेगा समाज? इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद करने पर तुली हो? अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, चुपचाप स्टेज पर जाओ। नीलम कुछ बोले उससे पहले ही यशवंत जी बोल पड़े, नहीं जीजी, बस बहुत हो गया। आज तक मैं आपकी बहुत इज्जत की, माँ की तरह मानता हूँ आपको, आपका कहा हर एक आज तक भी करता हूँ, लेकिन आज नहीं। अगर आप कोई फैसला मेरे बारे में लेती तो मैं ज़रूर मान जाता। मुझे पता है आप अपनी सोच के हिसाब से सही कह रही हैं, लेकिन आपकी सोच 25-30 साल पुरानी है और इस सोच का परिवार मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। मेरी बेटी आज के ज़माने की है, आज के माहौल में पढ़ी बढ़ी लिखी है। मुझे अपनी बेटी के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं करनी ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी।
यशवंत जी और नीलम की बात सुन पूरा मंडप और चंद्रलेखा जी हैरान रह गईं। अब उनकी एक भी बोली नहीं निकली। लड़के वालों का चेहरा देखने लायक था। रजत के पापा ने धीरे से कहा, हमें लगा था लड़की सीधी साधी है, पर ये तो शेरनी निकली। आखिरकार पूरे समाज में बेइज्जत होकर रजत अपनी बारात के साथ वापस हो गया। एक बार तो नीलम के मन में आया कि पुलिस बुला दे, लेकिन बात आ गई चंद्रलेखा जी की, जिसके चक्कर में वो शांत रह गई। लेकिन आज अपनी हिम्मत की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी नरक होने से बचा ली। नहीं तो आज वो एक पुराने ख्याल वाले घटिया सोच वाले लोगों के बीच में घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी बिताती। एक ऐसा परिवार जहाँ के मर्दों को औरतों के साथ बोलने की तमीज़ भी नहीं थी।